मान लीजिए मेरा मन करता है कि मैं मारुति के शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन मारुति का शेयर बहुत महंगा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर लगता है कि उसमें इन्वेस्ट करूं, वो भी महंगा है। टाटा मोटर में ईवी की थीम चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसमें करता है कि इन्वेस्ट करूं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लगता है कि क्या टाटा मोटर में पैसा बन पाएगा, ऐसा तो नहीं कि फंस जाएंगे। या बुलेट चल रही है, शहर में दिखती है, तो लगता है कि बुलेट कौन सी कंपनी बना रही है, पता लगता है आयशर मोटर का शेयर है जो रॉयल इनफील्ड का शेयर है, यानी कि आयशर मोटर रॉयल इनफील्ड बनाती है, उसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं, वो भी थोड़ा सा महंगा लगता है। तो फिर मैं इन सारे शेयरों को पसंद करता हूं और इन सारे शेयर्स में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे पैसे लगाने हो तो फिर बहुत सारे पैसे लगाने होंगे, और अगर पैसे की व्यवस्था हो भी जाए तो रिस्क भी बहुत है। तो फिर मैं करूं क्या? तो आज इसी तरह के शेयर्स का संदर्भ रेफरेंस लेते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बात होगी, और साथ में मैं ऑटो सेक्टर का एक ईटीएफ भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आप सभी का हमारी आनंद भाव फैमिली में स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे आनंद भाव चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। आज जिस नए ईटीएफ की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आधारित है। ईटीएफ, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं और उसी तरह की सेफ्टी देते हैं हमको। बस ये किसी सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स पर आधारित होते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ईटीएफ। जैसे इंडेक्स में स्टॉक होते हैं उसी की कॉपी, उसी का रेप्लिका ईटीएफ में होता है और पूरी तरीके से सुरक्षा देते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड हाउस की द्वारा ही चलाए जाते हैं। आज बात हो रही है ऑटोमोबाइल इंडेक्स की, यानी कि निफ्टी ऑटो की, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में करीब 15 स्टॉक्स हैं, 15 शेयर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके बाद मारुति, इसके बाद टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, अशोक लीलैंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज, एमआरएफ भी टायर का शेयर है और बालकृष्ण इंडस्ट्री भी टायर का शेयर है। बालकृष्ण इंडस्ट्री के सारे टायर एक्सपोर्ट होते हैं, करीब 95% तो एक्सपोर्ट ही होते हैं। जो बड़े बड़े मशीनों में और बड़े बड़े आदम कद से भी बड़े टायर देखते हैं आप माइंस में, वो बालकृष्ण इंडस्ट्री ही एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा बॉश, अब दो कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूं, संवर्धना मदरसन की और बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन की, तो ये दो कंपनियों का मुझे डाउट है क्योंकि ये अंडर परफॉर्म कर रही थी, तो इसकी जगह शायद अमर राजा और एक्साइड को ले लिया गया है। ये बहुत ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूं इसमें, और या हो सकता है बाद में सोना बीएलडब्ल्यू को भी ले लिया गया। दोनों जगह अलग अलग दिखा रहे हैं। होता क्या है कि जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता उसको बाहर कर दिया जाता है, इस वजह से ये चेंजेस हैं। लेकिन 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनका वेटेज इसमें 50% से ज्यादा है मिलाकर, जिसमें मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर और टाटा मोटर है। अब अगर मेरा मन करता है कि मैं ऑटो के किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं और रिस्क भी ना हो, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो, तो मैं ये निफ्टी ऑटो को प्रेफर कर सकता हूं। निफ्टी ऑटो ईटीएफ में पैसे लगा सकता हूं। सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर हम किसी पर्टिकुलर शेयर को ऑटो के लेंगे तो उस कंपनी के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, या ये हो सकता है कि बहुत दिन वो ना चले और उसको इस इंडेक्स से ही बाहर कर दिया जाए। पता लगा वो स्टॉक पर्टिकुलर हमारे पास फंसा हुआ है, और यहां पर जो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है उसको परफॉर्मिंग स्टॉक से इंडेक्स में रिप्लेस कर दिया था। ये हर इंडेक्स पे लागू होता है, चाहे निफ्टी का इंडेक्स हो, फार्मा का इंडेक्स हो, या जूनियर बीज हो, या आईटी बीज हो। जो शेयर, जिस इंडेक्स का, जिस सेक्टर का जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो उस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है।
तो ऑटो इंडेक्स की बात हो रही है, ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, तो जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे बाहर कर देते हैं और जो परफॉर्म कर रहा है उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडेक्स में हमारी हार नहीं हो सकती कभी। इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं कि छप्पर फाड़ के रिटर्न मिलेगा, लेकिन जितना रिस्क कम हो रहा है रिटर्न जरूर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बेहतर रिटर्न मिलता है, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है और कई स्विंग ट्रेड मिलते हैं, क्योंकि इंडेक्स का काम ही है ऊपर नीचे होना। कभी ऑटो के चलते हैं, कभी आईटी के चलते हैं, कभी फार्मा के चलते हैं। तो कई बार नीचे के लेवल पे भी खरीदारी करने का मौका मिलता है और कई बार ऊपर बेचने का भी मौका मिलता है। साल में 2 4 5 बार तो बड़े आराम से हो जाता है। अब जिस ऑटो ईटीएफ में मैं काम करता हूं वो निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस का है और ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ। ये अभी पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, 20 जनवरी को लॉन्च हुआ था ये ईटीएफ, 20 जनवरी 2022 को, यानी कि इसी समय जनवरी में। और इसको तब जानते थे हम लोग नेटेफ ऑटो के नाम से। जब मैंने भी काम शुरू किया था, मार्च में लिया था इसको, तो नेटेफ ऑटो। अब आप इसको अगर सर्च करेंगे तो ये ऑटो बीज के नाम से आपको मिलेगा ऐप में, किसी भी ऐप में या मार्केट में जब सर्च करेंगे आप एनएससी बीएससी पे तो ऑटो बीज के नाम से मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करें सेक्टोरियल फंड में ऑटो के, तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। यहां पे एग्जिट लोड 0 है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो 0.22% है, जो कि काफी कम है म्यूचुअल फंड के हिसाब से। और 31 अक्टूबर 2022 को इसका असेट साइज 47 करोड़ था, जो अब 31 दिसंबर 2022 को बढ़कर 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़। बस एक ही बात है कि इस ईटीएफ में रिस्कोमीटर हाई है। जैसे म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है वो लो होता है, फिर मीडियम, मॉडरेट और हाई होता है, तो हाई है यहां पर। यानी कि अगर ऑटो सेक्टर 6 महीने नहीं चला तो इंतजार करना पड़ सकता है। और इस तरह के रिस्क को मैं एडजस्ट करके हमेशा चलता हूं, ये टाइम लेके चलता हूं। टाइम लेवरेज जरूर होना चाहिए, पैसे का लेवरेज करना नहीं है और टाइम लेवरेज जरूर होना चाहिए। समय का लेवरेज होना चाहिए, रुकना आना चाहिए शेयर मार्केट में, यह पहला नियम है। दूसरा, इस ईटीएफ में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मान लीजिए मैंने आज शेयर खरीदा तो मैं 2 दिन बाद इस शेयर को बेच सकता हूं। शेयर इसलिए कह रहा हूं कि ईटीएफ में यही अच्छा है कि ईटीएफ मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी और शेयर ट्रेडिंग जैसा मजा। अब मैं कुछ अपनी ट्रेड की बात कर लेता हूं कि ये जब ऑटो बीज लॉन्च हुआ 20 जनवरी को 2022 को पिछले साल, तो उसके बाद मैंने जब मार्केट गिरा है तो मार्च में इसमें पोजीशन बनाई थी। कुछ शेयर मैंने 97 में खरीदे थे 7 मार्च को, फिर इसने 8 मार्च 2022 को इसने 92 रुपीज का लो बनाया ऑटो बीज ने। मैंने खरीदा था 93 रुपीज में, करीब 200 शेयर शायद खरीदे थे। इसके बाद बराबर मैं 15 मार्च तक इसको 105, 108, 114, 115 ऐसा खरीदता रहा शेयर्स को। और बीच में मुझे एक जॉबिंग का भी मौका मिला था जहां पे मैंने 97 और 93 वाले शेयर 115 रुपए में बेच दिए थे। फिर आपको पता ही है कि जून में मार्केट गिरता रहा था और इसके बाद जुलाई में मैंने इसको 123 रुपए में बेचा, 125 रुपए में बेचा, 128 रुपए में बेचा है। और इसके बाद ये 22 अगस्त को ऑल टाइम हाई जो दिखा रहा है 143 रुपए, 143, वो एक्चुअली में 143 वहां गया नहीं था, ट्रेड नहीं हुआ था, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई का ट्रेड इसका हुआ है, जो मतलब एक्चुअल ट्रेड हुआ है, वो हुआ है 31 अक्टूबर 2022 को और वो हुआ है 136.98 इस टाइप से, मतलब 137 रुपए मान लीजिए, 137 या 136 मान लीजिए, वहां तक इसने ट्रेड लिया है। और इसके बाद मैं बराबर इसके करेक्शन का वेट कर रहा था, तो मैंने अपनी पोजीशन 130 रुपए के नीचे 129 से स्टार्ट की ऑटो बीज में। वहां मैंने शेयर खरीदना शुरू किया है और मेरा इसमें यह रहेगा कि 125 तक भी मिल जाए। अभी 125 का भी लिया गया है एक दिन, और अब 128 रुपए चल रहा है, 128 रुपीज के ऊपर चल रहा है। क्लोजिंग दी है इसने और फ्राइडे को दी है क्लोजिंग। अब मेरा ये रहेगा कि इसको मैं लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करूंगा, करीब 115, 118 तक अगर आ जाता है।
अब देखिए यहां समझने वाली बात है कि 118 तक मैंने प्लान किया है कि मैं इसको खरीदूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पहले नहीं खरीदूंगा। मैं हर रेट पे खरीदूंगा। मैं इसको 125 पे भी खरीदूंगा, 122 पे भी खरीदूंगा, 120 पे भी खरीदूंगा। इस वजह से मैं नहीं रुक जाऊंगा कि 115 पे आने वाला है तो तभी खरीदेंगे ना, ये माइंडसेट गलत है। हर रेट पे खरीदूंगा और जब ये वापस ऊपर चलेगा, बाउंस बैक करेगा, तो हर रेट पर बेचूंगा। और जब पूरी तरीके से ऑटो अपने माहौल में आ जाएगा, अपने फॉर्म में आ जाएगा, बैटिंग करेगा, तो फिर हम लोग भी साथ में बैटिंग करेंगे। अभी बॉलिंग वाला फेज है, ऑपरेटर बॉलिंग कर रहा है बढ़िया बढ़िया, तो ठीक है, कुछ कैच कर लेते हैं थोड़े से बॉल उसके। लेकिन अगर ये किसी भी मतलब गिरावट में, बजट के बाद या पहले गिरावट में अगर ऑटो बीज नीचे आता है, तो आईटी बीज के बाद मैं ऑटो बीज को एक्यूमुलेशन जोन में लगा रहा हूं। उधर मैं सिल्वर बीज ईटीएफ खरीद ही रहा हूं। ये ईटीएफ मैं आरपीएस मोड में एक्यूमुलेट करूंगा धीरे धीरे, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार। जैसे मैं कहता हूं कि खरीदूंगा इसको, और यहां पर ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस खुद करिए, खुद विश्लेषण करिए, खुद अपना विवेक उपयोग में लाइए, प्रयोग में लाइए, और अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से ही इन्वेस्टमेंट करिए। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। मैं यहां पर बस एक लर्निंग दे रहा हूं, एक बता रहा हूं तरीका कि कैसे काम करता हूं। बाकी आपको अपना विवेक यूज करना है। वीडियो अगर पसंद आया हो, कही गई बात अच्छी लगी हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके इष्ट मित्र नए हैं और वो कुछ सीखना चाहते हैं शेयर बाजार के बेसिक्स, ईटीएफ के बारे में, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।